हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चक्रीय ग्रुप स्टार्ट किया था और उस चक्रीय ग्रुप में हमने डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल्स देख लिए थे और दो थ्योरम को कंप्लीट कर लिया था। अब बाकी बचे हुए लेक्चर, अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, दो थ्योरम और बच गई थी, उस थ्योरम को कंप्लीट करके फिर इस पहला चैप्टर जो अपना है यूनिट 1 का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी सी। दो थ्योरम है और दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना और समझ में आने के बाद में ये इजी है। ठीक है, तो दो लिखते हैं स्टार्ट पर में। सिद्ध कीजिएगी सिद्ध कीजिएगी प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनक होते हैं। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। दो और केवल दो जनक होते हैं। दो और केवल दो ही जनक होते हैं, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। कि ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनक होते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। और ये थ्योरम कब आई हुई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1 में, 4 में और 9 में और 17 में। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अच्छे से उसको तैयार कर लेना। क्या कह रही है थ्योरम, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो जनक होते हैं। जैसे मान लो ये है Z प्लस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टेटमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित, देखो ऐसे पूछेंगे कि प्रत्येक जो अपरिमित चक्रीय ग्रुप है उसके कितने जनक होते हैं, तो आपको बताना है कि दो जनक होते हैं। तो ये थ्योरम यहाँ से उठाया हुआ स्टेटमेंट होता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल दो ही जनक होते हैं। तो Z प्लस यदि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, Z प्लस क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है और उसके जनकों की संख्या यदि पूछे तो जनकों की संख्या होती है इसकी 2। जनकों की संख्या कितनी होती है, 2। और कौन कौन से जनक होते हैं, 1 और -1, 1 और -1 इसके जनक होते हैं यदि हम Z प्लस की बात करें। और NZ की यदि बात करेंगे तब उसके दो स्टैंडर्ड जनक हो जाएंगे। अब देखो अपने को जैसे आरपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जो अपरिमित चक्रीय ग्रुप है उसके कितने जनक होते हैं, तो दो जनक होते हैं, 1 और -1। अब इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, और दो और केवल दो जनक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो अपने को इसमें स्टेटमेंट सिद्ध करना है, अपने को ये बताना है कि ए तो अपन क्या मान लेंगे, जनक मान लेंगे, और यहां से क्या सिद्ध कर देंगे, ए इनवर्स भी क्या होगा, जनक होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम ये सिद्ध करेंगे कि दोनों जो जनक है ए और ए इनवर्स ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों है वो जनक है और दोनों जनक क्या है, अलग अलग है। थर्ड कंडीशन अपने को ये दिखानी है कि ए और ए इनवर्स के अलावा कोई और जनक नहीं है, कोई और जनक नहीं है। तो इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, आपके एग्जाम में जो आरपीएससी का एग्जाम होता है उसमें क्या पूछते हैं कि प्रत्येक जो अपरिमित चक्रीय ग्रुप होता है उसके कितने जनक होते हैं, दो जनक होते हैं। ठीक है, अपने को इस थ्योरम में कैसे प्रूव करना है, अपने को इस थ्योरम में सिद्ध करना है कि जो अपरिमित चक्रीय ग्रुप है उसमें ए जनक होता है तो ए इनवर्स भी क्या होता है, जनक होता है।
फिर सेकंड पॉइंट में ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ए और ए इनवर्स ये दोनों जनक है वो अलग अलग है, ना कि दोनों बराबर है। तीसरी कंडीशन ये सिद्ध करेंगे कि ए और ए इनवर्स के अलावा कोई भी और जनक इसका नहीं है। ठीक है ना, ये अपने को सिद्ध करना है। अब आपको पता है कि जो पहले पॉइंट हमने जो सिद्ध किया है वो पहला पॉइंट तो हमने पहली थ्योरम में सिद्ध किया था ना। क्या सिद्ध किया था? यदि जी है वो आपका चक्रीय ग्रुप है तो ए यदि जनक मानते हो तो ए इनवर्स भी क्या होगा? इसका जनक होगा। तो उसको हम सीधा का सीधा जो सेम टू सेम है थ्योरम उसकी उस थ्योरम को हम यहाँ लिख देंगे। पहला जो पॉइंट अब जब सिद्ध करेंगे तो पहले पॉइंट में तो जो पहली थ्योरम मैंने करवाई है ना उस थ्योरम को लिखना है आपको, और दूसरा और तीसरा पॉइंट अलग अलग करना है। समझ में आ गया? तो देखो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि प्रत्येक अपरिमेय चक्रीय ग्रुप के कितने जनक होते हैं? 2 जनक होते हैं। इसको अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे कि इसका जनक क्या है? ए और ए इनवर्स है। फिर लास्ट सेकंड पार्ट अपन बताएंगे कि दोनों बराबर नहीं है। तीसरा पार्ट बताएंगे कि इनके अलावा कोई जनक नहीं है इसका। ठीक है ना? तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम पहला पॉइंट सिद्ध करने जा रहे हैं। माना जी अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। जी क्या है? अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। माना जी क्या है? अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तथा ये इसका क्या है? जनक है। जो हमने पहली थ्योरम सिद्ध की है ना वही सेम का सेम लिखना है, ध्यान रखना। वही आपको सेम टू सेम याद करके लिखनी है। तो देखो जब हम पहली थ्योरम सिद्ध करेंगे ना तो पहली थ्योरम का ये फायदा हो जाएगा, जब पहली थ्योरम करेंगे उसमें भी फायदा हो जाएगा, और ये जो थ्योरम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय चक्रीय ग्रुप के केवल 2 और केवल 2 जनक होते हैं, उसमें भी आपको पहला पार्ट है वो उस थ्योरम को ही लिखना है। तो देखो माना जी है अपरिमित चक्रीय ग्रुप है और ए इसका क्या है? जनक है। ठीक है, अब अपने को ये सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी इसका क्या होगा? जनक होगा। इसके लिए हम देखो माना x बिलोंग्स टू जी, एक अवयव ले लिया हमने, x है वो बिलोंग्स टू जी है, इंप्लाइज दैट ए इसका जनक है और x है वो g से बिलोंग कर रहा है। तो x को हम a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। x को a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ठीक है, x है वो g का अवयव है और a इसका जनक है, तो x को a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। तब पूर्णांक m विद्यमान होगा ताकि x बराबर a की पावर m, ताकि x बराबर a की पावर m। ठीक है, अब वही इसको क्या कर दो? a इनवर्स के फॉर्म में लिख दो। इसको क्या कर दो? a इनवर्स की फॉर्म में लिख दो। तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या? इसको क्या ले सकते हैं? a इनवर्स की पावर माइनस m। अब आपको पता है कि m यदि z से बिलोंग करेगा तो यहां से माइनस m भी किससे बिलोंग करेगा? z से बिलोंग करेगा, पूर्णांक ही तो होगा भाई। यदि 2 है 2 है वो आपका z से बिलोंग करता है, 2 क्या करता है? यदि z से बिलोंग करता है तो -2 भी तो z से बिलोंग करेगा ना। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है? प्लस वाले भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो यहां से क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि x को हमने किसकी पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया? a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। तो जब हम x जो हमने ग्रुप का अवयव लिया उस अवयव को हमने a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स भी इसका क्या होगा? जनक होगा। तो इंप्लाइज दैट x को a की इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, अतः a इनवर्स भी क्या हो जाएगा? g का जनक हो जाएगा। भाई जिस अवयव को ग्रुप के जो जो अवयव है जिनको हम किसी अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? इसके जनक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां से लिख देंगे कि x को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, अतः a इनवर्स भी g का जनक होगा।
तो हमने क्या क्या सिद्ध कर दिया पहले पॉइंट में हमने जी चक्रीय ग्रुप मान लिया और ए इसका जनक हो गया और ए इनवर्स को भी जनक सिद्ध कर दिया। पहला पॉइंट अपना सिद्ध हो गया यहाँ से। अब अपन बताएंगे कि दोनों जो जनक आए हैं अपने पास ए और ए इनवर्स दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या है अलग अलग है। अलग अलग होंगे तभी तो प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो जनक होंगे। यदि दोनों सेम हो गए तो चक्रीय ग्रुप में यदि जनक की संख्या काउंट करेंगे तो वो तो एक ही हुआ। यदि दोनों बराबर हो गए, अलग अलग होंगे तभी तो दो में काउंट होंगे ना। तो सेकंड पॉइंट क्या सिद्ध करेंगे, अब सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। सेकंड पॉइंट अब सिद्ध करना है कि, आराम से समझते जाना, बहुत इजी थ्योरम है, बस आपको समझने की जरूरत है। इसमें सिद्ध करना है कि ए है वो ए इनवर्स के बराबर नहीं है, दोनों क्या है अलग अलग है। अब अपने को दो ये सिद्ध करना है कि दोनों क्या है अलग अलग है, और दोनों जब भी अलग अलग सिद्ध करना है तो हम इसको क्या करेंगे, विरोधाभास विधि सिद्ध करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जब भी किसी भी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो उससे पहले हम इसको क्या मानते हैं, यदि संभव है तो माना। जब भी विरोधाभास विधि से किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं, यदि संभव है तो माना। अब अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ए और ए इनवर्स दोनों बराबर नहीं है। तो देखो सिद्ध करते हैं विरोधाभास विधि से, यदि संभव है तो माना। संभव है तो माना ए और ए है वो ए इनवर्स के बराबर ले लिया। ए को हमने क्या ले लिया, ए इनवर्स के बराबर ले लिया। दोनों तरफ ए से संक्रिया करवा दी, तो यहां से आ गया ए इनवर्स स्टार ए, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ई आ गया। अपने को पता है कि ए स्क्वायर बराबर यदि ई आता है तो ऑर्डर ऑफ ए है वो किससे लेस देन आ जाएगा, एन से लेस देन आ जाएगा ना। तो इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए है वो किससे छोटा हो जाएगा, दो से छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हमने ग्रुप का जो अवयव माना है, ग्रुप जो माना है वो हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप माना है भाई। स्टार्टिंग में जो ग्रुप माना है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप माना है। तो यहां से देखो ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, और ऑर्डर का मान यदि लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, इसका मतलब ऑर्डर तो ए तो उसका जनक ही नहीं होगा भाई, यही तो मतलब हुआ। अपन जानते कि यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है, जो जनक की कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है भाई। हमने लास्ट एग्जांपल में क्या देखा था, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि जितनी ग्रुप की कोटि होगी उतना ही उसके जनक की कोटि होगी। या ऐसे मान सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जी मान लो 4 आ गया, तो जनक किसको कहेंगे, जनक उसी को कहेंगे जब उसके जनक की कोटि भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। लास्ट जो लेक्चर में हमने देखा था कि जिस जिसकी कोटि है वो ग्रुप की कोटि के बराबर हो गई, वही तो उसके जनक हुए। अब यहाँ पे ए क्या था, जनक था, और ग्रुप की कोटि है वो लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब जी क्या हो गया, फाइनाइट ग्रुप हो गया भाई। ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन एंड इक्वल टू आ गया। ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आने का मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी है वो आपका क्या हो गया, फाइनाइट ग्रुप हो गया। और अपने पास जो जी है अपन ने माना है वो क्या मान रखा है, इनफाइनाइट, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि दोनों ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर, यहाँ पे मान रखा है हमने दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। यहां से लिखेंगे जी इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि जी परिमित ग्रुप है जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, अपरिमित ग्रुप। जी परिमित ग्रुप है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः ए और ए दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि जब भी इसको हम ए और ए इनवर्स को दोनों को बराबर मानेंगे तो वहां से जी क्या आ जाएगा, फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अपने पास जो जी दे रखा है वो तो अपने को क्या दे रखे हैं, फाइनाइट ग्रुप, सॉरी अपने को क्या दे रखा है, जो जी ग्रुप दे रखा है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा है। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना। और ये विरोधाभास कब आया, जब हमने ए और ए इनवर्स को दोनों को बराबर माना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जनक होंगे ए और ए इनवर्स, अतः ग्रुप जी के दो जनक होंगे। अतः ग्रुप जी के दो जनक ए और ए इनवर्स है। सबसे पहले हमने ये बताया था कि यदि ए है वो इसका जनक है, हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया कि जी है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और ए इसका जनक है। तो हमने फिर क्या प्रूव कर दिया कि ए इनवर्स भी जी का क्या होगा, जनक होगा, हो गया। फिर हमने सेकंड वाले पॉइंट में ये बताया कि दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर हो गए तो दोनों बराबर होने से हमारे को ये नुकसान हो गया कि जी क्या गया, फाइनाइट ग्रुप हो गया, जबकि जी अपने पास क्या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है।
तो वो तो गलत हो गया, जो कि विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अब थर्ड पॉइंट अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि अब ये सिद्ध करना है कि जो अपने ग्रुप जी है उस ग्रुप जी में इन दो के अलावा कोई भी जनक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा जनक मानेंगे और ये दिखा देंगे कि जो लास्ट में जो ग्रुप आएगा वो भी क्या आ जाएगा, फाइनाइट ग्रुप आ जाएगा, और फाइनाइट ग्रुप के कारण क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। अब सिद्ध करना है कि ग्रुप जी में जी का इन दो के अलावा, इन दो के अतिरिक्त, इन दो के अतिरिक्त और कोई जनक नहीं होगा। अब इसको सिद्ध करेंगे तो यदि संभव है तो माना, इसको भी हम क्या करेंगे, विरोधाभास विधि सिद्ध करेंगे। यदि संभव है तो माना, हम तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे कि इन दो के अलावा कोई और भी जनक इसका नहीं होगा। यदि संभव है तो माना a की पावर m, और m का मान है वो नॉट इक्वल टू 1, सॉरी प्लस माइनस 1, क्योंकि एक बार 1 ले लेंगे ना तो a की पावर 1 हो जाएगा, और a की पावर यदि -1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस -1 नहीं है, ठीक है ना, इनके अलावा है, बीजी का जनक है। यहां तक समझ में आ गया कि a की पावर m का मतलब ये होगा कि m का मान है वो +-1 नहीं है। यदि +1 होता तो 1 की पावर 1 हो गया, और यदि माइनस होता तो 1 की पावर -1, तो वही जनक आ जाता। लेकिन इन दोनों के अलावा है वो एक जनक हमने मान लिया कि a की पावर, हमने इसको जनक मान लिया, ठीक है। चूंकि अब देखो, चूंकि a बिलोंग्स टू g, एक अवयव ले लिया हमने g से, तब a को हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m की पूर्णांक घात में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या माना है, जनक माना है, और जनक माना है इसका मतलब है कि ग्रुप का कोई भी अवयव है उसको हम a की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। चक्रीय ग्रुप की क्या परिभाषा होती है कि g यदि चक्रीय ग्रुप है तब a है उसका जनक कहलाता है यदि a की पूर्णांक घात के रूप में g के प्रत्येक अवयव को हम लिखा जा सकता है। पर g या g के प्रत्येक अवयव को a की पूर्णांक घात के रूप में यदि लिखा जाए तब उसका a क्या होता है, जनरेटर होता है। तब a को a की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना भाई। जब हमने a को हमने g से मान लिया तो a को हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a की पावर m क्या है, इसका जनक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, तब पूर्णांक n विद्यमान होगा ताकि a बराबर क्या लिख सकते हैं, a की पावर m होल पावर n। तो यहां से क्या हो गया, a बराबर a की पावर mn, दोनों तरफ a इनवर्स से संक्रिया करा दो। तो यहां से क्या हो गया e, और ये हो गया a की पावर m n माइनस 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m n माइनस 1 इक्वल टू ई। तो आपको पता है कि a की पावर n इक्वल टू ई है, तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगा, लेस देन n हो जाएगा, ये बताया था ना आपको। तो a की पावर m n माइनस 1 इक्वल टू ई है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a कितना हो जाएगा, m n माइनस 1, और ऑर्डर ऑफ a अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ g के बराबर होता है। तो यहां से ऑर्डर ऑफ g कितना आ जाएगा, m n माइनस 1। देखो एक चीज मैंने गलत वहां पे लिखना भूल गया, वहां पे भी आप लिख सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे जो हमने सेकंड पॉइंट सिद्ध किया है ना उसमें भी लिख सकते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज से। देखो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा,
लेस देन 2। और ऑर्डर ऑफ ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। तो यहां से ऑर्डर ऑफ जी कितना आ गया, 2। इसका मतलब हो गया जी क्या हो गया, फाइनाइट ग्रुप हो गया, और जो कि विरोधाभास हो गया। ठीक है ना। तो यहां से अब यहाँ पे देखो जी है, अब वो फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी है वो लेस देन एंड इक्वल टू एम एन माइनस वन है। एम का मान मान लो 4 है, एन का मान मान लो 2 है, तो 8 माइनस 1 7 से छोटा है, उससे कम होगा। लेकिन अपने पास जो जी ले रखा है वो हमने क्या ले रखा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले रखा है, जो कि विरोधाभास। और विरोधाभास कब आया, जब हमने इन दो के अलावा कोई और जनक माना था। तो इंप्लाइज दैट यहां से क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट हो गया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः ए की पावर एम को जी का जनक मानना गलत है। अर्थात ग्रुप जी के दो और केवल दो ही जनक है। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब एक थ्योरम और बची है, उसको भी कंप्लीट करके यूनिट वन का जो चैप्टर 1 है उसको कंप्लीट कर दे। तो स्टार्ट करते हैं अगली थ्योरम। क्या थ्योरम कह रही है, यदि एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि दोनों बराबर होते हैं। बराबर होती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 0, 2, 8 और 10 में। इसको मैं पहले एग्जांपल से बताता हूं कि इसको कहना क्या चाह रहा है थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उस साइक्लिक ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ये हमने प्रूफ कर दिया। एक बार फिर भी एग्जांपल से देख लो क्या होता है कि जी हमने कोई ग्रुप ले लिया, जी हमने क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी कितना आया था हमारे पास, 4 था, और ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना था, 4 था, और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना था, 4 था। तो पहले जो हमने थ्योरम करी थी उस थ्योरम में तो क्या था कि जो अवयव होता है, जो भी जनक होता है, जो जनक का प्रतिलोम होता है ना, जैसे मान लो आयोटा इसका जनक है, तो आयोटा का प्रतिलोम क्या होता है, माइनस आयोटा। तो दोनों का जो ऑर्डर होता है वो दोनों सेम होते हैं। और एक ये होती है कि जो ग्रुप की कोटि है वो जनक की कोटि के बराबर होती है। ये हमने देख ही लिया था। ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ आयोटा के बराबर, ऑर्डर ऑफ आयोटा किसके बराबर, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा के बराबर, बराबर 4। तो हमने ये बताया था कि जी हमने क्या माना था, साइक्लिक ग्रुप माना था, और जिस जिस अवयव की कोटि है वो ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है, वो इसका क्या हो रहा था, जनक हो रहा था। और ये थ्योरम भी यही कह रही है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर है वो जनक की कोटि है, उन दोनों दोनों क्या होती है, बराबर होती है, तभी तो वो जनक होते हैं ना। यही अपने को प्रूव करना है। तो देखो हम प्रूव करते हैं अब इसको समझते जाना। इजी थ्योरम है और थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो सकती है, लेकिन समझोगे तो सब इजी हो जाएगा। प्रूफ देखो इसका, यहां समझो। सबसे पहले हमने मान लिया कि माना जी क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। माना जी क्या है, परिमित चक्रीय ग्रुप है। माना जी परिमित चक्रीय ग्रुप है। माना जी क्या है, परिमित चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, जिसका जनक क्या है, ए है। अपने को पता है कि यदि साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनक होगा, तो जनक हमने मान लिया क्या है, ए है। तथा माना
जो जनक है उस जनक का ऑर्डर हमने क्या मान लिया, n मान लो, जनक का ऑर्डर हमने क्या मान लिया, n मान लिया। तब अपने को सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। अर्थात ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या सिद्ध करना है, एन सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जी क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनक क्या है, ए है। तथा मान लिया हमने क्या, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या मान लिया भाई, जनक की कोटि हमने क्या मान ली, एन मान ली। तब अपने को सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है, मतलब जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि दोनों बराबर है। इसका मतलब अपने को ऑर्डर ऑफ जी क्या सिद्ध करना है, एन ही तो सिद्ध करना है भाई, जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि दोनों को बराबर सिद्ध करना है। और हमने ऑर्डर ऑफ जनक क्या मान लिया, एन मान लिया। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ जी भी कितना होगा, एन ही होगा। तब सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन मान लिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब एक एच अपन समुच्चय लेते हैं, माना एच एक समुच्चय ले लिया, किस प्रकार से, ए स्क्वायर ए की पावर 3 डैश 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 ए की पावर एन इक्वल टू ई, तत्सम अवयव मान लेती है, मान लिया। तब एच में, अब इस एच में कोई भी दो अवयव है वो समान नहीं होंगे। यदि कोई दो अवयव समान होगा तो जो ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा वो लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा उस ग्रुप से। देखो इसमें लिखते पहले, तब एच में कोई भी दो अवयव समान नहीं होंगे, तब इस एच में सारे अवयव क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तब एच में कोई भी दो अवयव समान नहीं होंगे, क्योंकि यदि मान लो इसमें दो अवयव समान है, ए आई और ए जे, यदि ये दो अवयव क्या हो गए, समान हो गए, तो जहां पे आई का मान 1 से बड़ा और जे से छोटा और एन से लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ ए माइनस आई की संक्रिया कराओ, तो यहां से हो गया ए जे स्टार ए माइनस आई, तो यहां से तो हो गया ई और यहां से हो गया ए जे माइनस आई, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं ए जे माइनस आई इक्वल टू ए, और यहां से क्या लिख सकते हो आप, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन जे माइनस आई, और ये लेस देन किससे हो जाएगा, एन से लेस देन हो जाएगा, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, एन से तो छोटा आ ही नहीं सकता ना, जो कि विरोधाभास है। अतः समुच्चय एच में भिन्न भिन्न अवयव है, भिन्न भिन्न अवयव है, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू क्या आ गया, एन। ऑर्डर ऑफ एच बराबर क्या आ गया, एन आ गया। तो देखो हमने कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्टिंग से एक बार वापस बता देता हूं, और फिर हमारा दो पार्ट और बच गए, इसमें 2 पॉइंट बच रहे हैं, वो अभी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमने जी क्या मान लिया, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मान लिया, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या मान लिया, एन मान लिया। अपने को ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है। ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है ना। तो इसके लिए अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने ऑर्डर ऑफ ए क्या मान रखा है, एन मान रखा है भाई। अपने को क्या सिद्ध करना है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन मान रखा है, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन सिद्ध करना है। हमने एक समुच्चय ले लिया, एच बराबर ए स्क्वायर ए की पावर ए की पावर 3 ए की पावर एन इक्वल टू ई। अब यहाँ पे एच में कोई भी दो अवयव समान नहीं है। यदि कोई दो अवयव मान लो अपने समान मान लिया, तो समान होने से अपने पास क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन किससे हो जाएगा, जे माइनस आई से हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि ए की पावर एन इक्वल टू ई लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, लेस देन एन हो जाएगा ना। तो ऑर्डर ऑफ ए किससे लेस देन हो जाएगा, जे माइनस आई, और जे माइनस आई किससे लेस देन है, एन से लेस देन है। लेकिन अपने पास देखो कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए तो अपन ने क्या मान रखा है, एन मान रखा है, जो कि विरोधाभास हो गया। अतः समुच्चय एच में क्या होंगे, सारे अवयव डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच कितना हो जाएगा,
n हो जाएगा। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि यदि हम इसके स्थान पर क्या कर दे, h के स्थान पर यदि g को सिद्ध कर दे तो ऑर्डर ऑफ g किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, यही तो होगा ना। और h यदि हम देखो यहाँ पे क्या आया, ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू n आया, और h के बराबर यदि अपन g सिद्ध कर दे तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ g कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और h को g के बराबर सिद्ध करने के लिए अपने को ये बताना पड़ेगा, h को सबसेट ऑफ g बताना पड़ेगा और g को सबसेट ऑफ h बताना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ g बराबर n हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो अब देखो पहला पॉइंट सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करना है कि h बराबर g। पहला पॉइंट अब सिद्ध करना है कि अब सिद्ध करना है कि h बराबर यदि g सिद्ध कर दे, h बराबर क्या सिद्ध कर दे, g सिद्ध कर दे। तो देखो माना एक अवयव लेंगे और एक अवयव अपन g से लेंगे और उसको किस में दिखा देंगे, h में दिखा देंगे, तब h है वो g का सबसेट हो जाएगा। फिर g से कोई अवयव लेंगे उसको h में दिखा देंगे और h से एक अवयव लेंगे उसको g में बता देंगे, तो दोनों आपस में सबसेट हो जाएंगे, दोनों h बराबर g आ जाएगा। माना g का कोई देखो देखो यहां से क्या करेंगे, कैसे सिद्ध करते हैं h बराबर g, कैसे सिद्ध करते हैं, कोई अवयव मान लो कोई भी अवयव g से ले लिया तो उसको हम यदि h में दिखा देंगे तो g सबसेट किसका हो जाएगा, h का। और कोई अवयव फिर h से ले लेंगे और उसको किस में दिखा देंगे, g से दिखा देंगे, तो यहाँ से h किसका सबसेट हो जाएगा, g का। तो फिर समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, h बराबर g। ठीक है ना। ऐसे तो सिद्ध करते हैं हम। तो देखो माना g का कोई स्वेच्छ अवयव b है, मान लिया हमने g का कोई स्वेच्छ अवयव क्या है, b है। चूंकि g चक्रीय ग्रुप दे रखा है आपको, g क्या दे रखा है, चक्रीय ग्रुप दे रखा है, जिसका जनक क्या है, a है, जिसका जनक क्या है, a है। मान लिया अपने g से कोई अपनी इच्छा से कोई अवयव मान लिया b है, और आपको पता है कि g चक्रीय ग्रुप है और a क्या है, इसका जनक है। इसका मतलब जो b अपन ने लिया है उस b को हम a की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अतः b को a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। a को क्या, b को क्या लिख सकते हैं, a की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तब पूर्णांक l विद्यमान होगा ताकि b बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर l। तब b को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर l के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि l का मान लेस देन n हो, l का मान क्या हो, लेस देन n हो, तो लेस देन n होगा तो तब b बराबर a की पावर l किस में आ जाएगा, h में आ जाएगा। भाई लेस देन एंड इक्वल टू मान लो n के बराबर हो गया, तो n के बराबर होने के बाद में a की पावर n हो जाएगा ना। भाई l का मान यदि n के बराबर हो गया तो a की पावर n और a की पावर n किस में आ जाएगा, h में आ जाएगा, क्योंकि अपने पास जो h लिया हुआ था, रीजन दे सकते हो यहाँ पे, h बराबर हमने क्या लिया था, a स्क्वायर a की पावर 3 और a की पावर n इक्वल टू, यदि l का मान n से क्या हो, लेस देन हो, तो a की पावर n और a की पावर n किस में आ जाएगा, h में आ गया ना। यदि l का मान n से ग्रेटर देन हो, यदि l का मान n से ग्रेटर देन हो, यदि l का मान क्या हो, n से ग्रेटर देन हो, तब पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि लगा देंगे, हो तब पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि से, तब पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि से q और r विद्यमान होंगे ताकि
तब पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि से Q व R विद्यमान होंगे, ताकि क्या लिख सकते हैं, L बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एन क्यू प्लस आर। एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एन क्यू प्लस आर, और जहां आर का मान क्या होगा, 0 के बराबर और एन से लेस देन हो जाएगा। अब बी बराबर लेकर चलो, बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से बी बराबर ए की पावर एल, और ए की पावर एल को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन क्यू प्लस आर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन क्यू, ए की पावर आर। यहां से क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन क्यू और ए की पावर आर। अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा है, एन दे रखा है, तो यहाँ से ए की पावर एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई। तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर क्यू और ए की पावर आर, तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर आर, और ए की पावर आर हो गए ना। अब आर का मान क्या है, या तो 0 हो सकता है, आर का मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है और एन से छोटा होगा। तो 0 और आर का मान 0 और एन के बीच में होगा, तब ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, एच से करेगा, नहीं करेगा, करेगा, चूंकि जो आर का मान है वो किसके बीच में है, 0 और एन के बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हमारा ये पहला पार्ट यहां से क्लियर हो गया। जब हमने क्या किया था, अतः बी को जी से लिया था और बी को मैंने किस में बता दिया, तथा बी एच में आ गया। तथा बी किस में आ गया, एच में आ गया। इंप्लाइज दैट जी सबसेट किसका हो गया, एच का सबसेट हो गया। समीकरण संख्या 3। अब देखो सेकंड, इसका सेकंड पार्ट सिद्ध कर देते हैं और फिर हम जी बराबर एच लिख देंगे। तो देखो थर्ड पार्ट, अब अपने को क्या बताना है, टू प्रूव जी, एच को सबसेट बताना है किसका, जी का। तो एक अवयव एच से लेंगे और उसको जी में दिखा देंगे। चूंकि ए है वो जी का कोई अवयव है, ए है वो जी का अवयव है, तब क्यों, क्योंकि ए तो जनक है, तो ए है वो जी का अवयव है, तब समर्थता गुणधर्म से ए स्क्वायर किस में आ जाएगा, ए स्टार ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किस में आ जाएगा, जी में आ जाएगा, और ए स्टार ए ये भी किस में आ जाएगा, जी से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ए जी का अवयव लिया, समर्थता गुणधर्म से ए स्क्वायर है वो जी में आ गया, और ए क्यूब भी किस में आ गया, जी में आ गया। और यही ए क्यूब किस में आ जाएंगे भाई, एच में आ जाएंगे, क्योंकि एच में अवयव किस प्रकार से, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 3 ए की पावर 4, ये सारे अवयव एच के अवयव है। तो हमने कोई अवयव ए है वो जी का लिया और वो किस में दिखा दिया, एच में दिखा दिया। तो एच का सबसेट क्या हो जाएगा, जी का। इस प्रकार, इसी प्रकार ए की पावर एन इक्वल टू क्या आ गया, ई, या ए की पावर एन किससे बिलोंग करेगा, जी से करेगा ना। अब ए की पावर बिलोंग्स टू, ए की पावर एन बिलोंग्स टू जी, अर्थात एच के सभी अवयव क्या है, जी में विद्यमान है, अर्थात एच के सभी अवयव जी में विद्यमान है। तो एच सबसेट किसका हो जाएगा, जी का। अतः एच सबसेट हो गया जी का। ये हो गई समीकरण संख्या 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो आप, जी बराबर एच, और जी बराबर एच तो ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर हो गया, और ऑर्डर ऑफ एच क्या मान रखा है हमने, एन मान रखा है, और वैसे हमने ऑर्डर ऑफ एन, एन किसके बराबर मान रखा है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, तो एक बार वापस से मैं इस थ्योरम को बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हो सकता है कि मैं भी आपको कम समझ में आई होगी, लेकिन समझ के करोगे तो चीजें सारी समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आप समझना नहीं चाहते हो तो उसका क्या ही कर सकते हैं हम, ना। और इससे इजी थ्योरम कोई नहीं है, देखो समझना आराम से। अब मैं लाल पेन से इसमें इंडिकेट करके समझा देता हूँ आपको।
देखो हमें क्या प्रूव करना था कि एक परिमित चक्रीय ग्रुप की जो कोटि है वो उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो यहां से अपने को ये सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ जी है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। जो जनक की कोटि होगी वो ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। और हमें तो पता ही है कि भाई ग्रुप की कोटि है, भाई ग्रुप की कोटि निकालते हैं और फिर हम उस अवयव की कोटि निकालते हैं। जिस जिस अवयव की कोटि है वो ग्रुप की कोटि के बराबर आ रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जनक हो जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लिया था यहां तक। अब देखो प्रूफ की ओर चलते हैं इसका। जी हमने क्या मान लिया, जी हमने मान लिया एक परिमित चक्रीय ग्रुप मान लिया। जी हमने क्या मान लिया, एक परिमित चक्रीय ग्रुप मान लिया जिसका जनक क्या है, ए है। अपन ने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या मान लिया, एन मान लिया। ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या मान लिया, एन मान लिया। और ऑर्डर ऑफ ए है वो एन के बराबर है और अपने को सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर सिद्ध करना है। और अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ जी कितना है, एन है। तो इसका मतलब अपने को सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी भी कितना होगा, एन के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है सबके। अब देखो आगे समझो, हमने क्या किया, एक एच अवयव एच ग्रुप ले लिया। हमने एच क्या ले लिया, एक समुच्चय ले लिया। हमने एच क्या ले लिया, एक समुच्चय ले लिया कि जिसमें अवयव किस प्रकार से है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन इक्वल टू ई। और इसमें कोई भी दो अवयव समान नहीं है। यदि दो अवयव समान होते तो इसका ऑर्डर है वो कितना रहेगा, एन नहीं होगा। इसका ऑर्डर फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि दो भी अवयव समान हो गए तो यहां से देखो ए आई बराबर ए जे मान लिया। जैसे मान लो कोई दो अवयव समान हो गए तो यहां से क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ ए है वो किससे लेस देन हो जाएगा, एन से लेस देन हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ ए तो एन के बराबर दे रखा है तो लेस देन कैसे हो जाएगा एन। तो ये तो क्या आ गया, विरोधाभास। अतः एच में सारे अवयव क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और एच में सारे अवयव डिफरेंट डिफरेंट है तो ऑर्डर ऑफ एच कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एच कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबके। ऑर्डर ऑफ एच कितना आ जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। अब देखो यदि हम ये सिद्ध कर दें, हमें जो ऑर्डर ऑफ एच है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है। भाई ऑर्डर ऑफ एच है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है। और हम यहां से क्या सिद्ध कर दे कि एच बराबर जी सिद्ध कर दे। और एच बराबर जी सिद्ध कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर आ जाएगा, एन के बराबर आ जाएगा। लेकिन एच को जी के बराबर सिद्ध करने के लिए अपने को क्या सिद्ध करके दिखाना है, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि एच को सबसेट ऑफ जी बताना होता है, जी को सबसेट ऑफ एच बताना होता है। अलजेब्रा में जब भी किसी भी दो सेट को इक्वल बताना होता है तो एच को जी के इक्वल बताना, सबसेट बताना होता है और जी को सबसेट ऑफ एच बताना होता है। एच को जी का सबसेट बताने के लिए कोई अवयव एच से लेते हैं और उसको जी में दिखा देते हैं, तब एच जी का सबसेट हो जाएगा। और जी को एच को सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, कोई अवयव जी से लेते हैं और उसको एच में दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहां समझना, देखो पहला पार्ट सिद्ध कर रहे हैं तो पहले पार्ट में क्या होगा, एच को हम क्या सिद्ध करना है, जी के बराबर। तो यहां हमने क्या लिया, अपनी इच्छा से कोई अवयव ले लिया, जी से बी ले लिया। अब आपको पता है कि जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और जनक क्या है इसका, ए है। तो बी को हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ग्रुप से कोई अवयव लेते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, उस अवयव के पावर के रूप में, पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जी क्या है, जनक है। सॉरी, जी क्या है, चक्रीय ग्रुप है और ए इसका क्या है, जनक है। तो बी को हम क्या कर सकते हैं, ए की पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तब पूर्णांक अपने पास एक एल विद्यमान होगा ताकि इस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एल के फॉर्म में। अब यदि मान लो एल का मान एन से लेस देन होता है, एल का मान एन से लेस देन या एन के बराबर होगा। जैसे मान लो मैंने मान लिया एल का मान एन के बराबर है तो यहां से बी बराबर क्या आ जाएगा, ए की पावर एन। और ए की पावर एन बराबर क्या होता है, ई। और ये किससे बिलोंग करेगा, एच से, क्योंकि एच में अवयव विद्यमान है। तो ए की पावर एल है वो किस में आ गया, एच में आ गया। लेकिन एल का मान यदि मान लो ग्रेटर देन एन हो तो एल का मान जब ग्रेटर देन है तो पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि लगाएंगे और इस विभाजन कलन विधि से क्यू और आर ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे ताकि एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो यहां से बी बराबर क्या आ गया, ए की पावर एल आ गया। यहां से b बराबर क्या आ गया, a की पावर l आ गया। और b बराबर a की पावर l आ गया तो l के स्थान पर हमने लिख दिया n क्यू प्लस r। और फिर जब इसको सोल्व किया तो सोल्व करने से हमारे पास आ गया a की पावर r। और a की पावर r है वो अपने को पता है h से बिलोंग करेगा ही, क्योंकि r का मान क्या है, 0 और n के बीच में है। 0 यहाँ मान लो n के बीच में रखते हैं तो 1 रखोगे तो a1 a2 a3 ये सारे किससे बिलोंग करेंगे, h से करेंगे। b हमने g से लिया, यहाँ से b किस में आ गया, h में। और h से यहाँ पे g सबसेट हो गया h का।
और इस प्रकार से हम क्या बताएंगे, एच को जी का सबसेट। तो एच को जी का सबसेट बताने के लिए क्या करेंगे, एक अवयव जी का ए मान लिया, तब समर्थता गुणधर्म से आपको पता है कि ए स्क्वायर किस में होगा, जी में, ए क्यूब भी जी में होगा और ए की पावर एन भी जी में होंगे, अर्थात एच के सभी अवयव किस में विद्यमान है, जी में विद्यमान है। तो एच सबसेट हो जाएगा जी का, और जब भी एच सबसेट हो जाएगा जी का, जी सबसेट हो गया एच का, तो एच बराबर क्या हो गया, जी। तो ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर हो गया, ऑर्डर और जी किसके बराबर हो गया, एच कितना है, ऑर्डर ऑफ एच कितना है अपने पास, यहाँ से एन के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी है वो एन के बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए, ये अपने को प्रूव करना। अब हमारा यूनिट वन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 2 लेक्चर होने वाले हैं, जिससे कि अगला चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी, आपके हर कोई बच्चा जो कमजोर भी है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारी यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम चलेंगे यूनिट 2 में। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।